तो यदि हम लोग कुंभ राशि का चिन्ह देखें तो उसका पहला चिन्ह में दो वेव्स है कि कुंभ का युग जो है वो वेव्स का युग है, हर चीज में वेव्स। तो अगर आप देखेंगे आपके घर में माइक्रोवेव्स, मोबाइल फोन वो भी वेव से चलता है, वाईफाई वेव से चलता है, वेव्स का ज्यादा प्रभाव आ रहा है। तो इसी तरह से जो कुंभ वेव का जो चिन्ह है जो दो वेव्स को दिखाता है, तो उस वेव्स में दो चीजें जो दिखाई गई हैं वो है, पहली है इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब है हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग। दूसरा है उसका ईथरिक, ईथर जो गुण है वो स्काई का गुण है, ईथर मीन्स स्काई। सो आकाशीय चीजें जो हैं वो बढ़ गई हैं धरती पर अभी इस समय। एक मनुष्य है जो पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर उसको कुंभ को नीचे की तरफ उससे पानी को उड़ेल रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ज्ञान गंगा का वर्षाव, आकाश से ज्ञान गंगा का वेव फॉर्म में धरती पर आगमन। तो अब एज ऑफ बिलीफ से हम लोग एज ऑफ नॉलेज में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। अंतिम दिनों की जो पागलपन होता है, अंतिम दिनों का प्रमाद है, ये वो है जिस वजह से क्रूरता अपनी पीक ले रही है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी राक्षस कुल है, जितने मल्लेच्छ हैं, जितनी भी राक्षस राज की ताकतें हैं, शक्तियां हैं, वे सब क्या करना चाहेंगी? वे सब लोगों को प्रमोट करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रूरता में पड़े। प्रणाम भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए साल में नए एपिसोड के साथ। राइट राइट सोनम, इट्स गुड टू सी यू अगेन इन 2026। थैंक यू सो मच। वी मैं बहुत दिनों से ना एक वर्ड सुन रही हूँ, एक्वेरियन एज। तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी, लेकिन मुझे लगा कि आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसीलिए मैं राइट चाहूंगी कि आप मुझे और मेरे जितने दर्शक हैं उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये एक्वेरियन एज क्या होती है, क्योंकि हमने एक्वेरियस तो सुना है, कुंभ राशि, लेकिन एक्वेरियन एज नहीं सुनी हमने कभी। राइट राइट, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। क्योंकि जिस युग में हम हैं अभी, जो कि युग कुंभ का युग है, तो उसी के बारे में जानना ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात है कि आपका ध्यान इस तरफ आया। और क्योंकि आपका आया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे आपके श्रोताओं का भी आएगा जो सब इसको सुनेंगे। तो सारी ऑडियंस को उसके बारे में जानने के लिए एक और अवसर मिलेगा। तो जैसा आपने कहा कि एक्वेरियस मतलब कुंभ, हम जानते हैं एक्वेरियस एक राशि है। तो इसी तरह से जो युग का साइकिल होता है सारा, वो सारी राशियों से ही बना होता है। हर युग का एक साइकिल होता है, ठीक है? तो जो युग का साइकिल है वो राशियों से निर्मित होता है। तो अभी जो करंट साइकिल जो चल रहा है वो एक्वेरियन एज का साइकिल चल रहा है, जिसको हम कुंभ युग बोलते हैं, या कुंभ राशि से जो प्रभावित है युग। तो अभी का जो करंट एज है वो कुंभ युग से प्रभावित है। ये हम कैसे जाने, ये हमें कैसे पता चले कि हम लोग कुंभ युग से प्रभावित हैं या अभी एक्वेरियन एज चल रही है? एक्वेरियस मतलब कुंभ होता है, एज मतलब युग होता है। तो हम कुंभ युग में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम कुंभ युग में हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो राशियों का जो चक्र होता है वो दो दो हजार वर्षों का होता है। सो 2000 वर्ष तक एक राशि का चक्र होता है। तो जिस तरह से ये वर्ष चक्र चलता रहता है उसी तरह से एज बदलती रहती है। तो जो हमारी करंट कुंभ युग की जो चल रहा है वर्ष, तो ये 2026 में हम आ चुके हैं। तो 2026 जो साल है, ये मेरे मेरे मतानुसार 2026 वर्ष लोग अभी तक उसमें से अ, अज्ञानता के वर्षों में रह रहे हैं। 2026 वर्ष अज्ञानता के हो गए हैं कि हम लोग जो अभी तक 2026 वर्षों से सारी मनुष्य प्रजाति को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को अज्ञानता में रखा गया है। तो अभी कितने लोग हैं जो जितनी जल्दी हो सकता है वो उस अज्ञानता से वाप बाहर आ जाएंगे? क्योंकि पिछले 100 वर्षों में काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि हमें मीन युग से कुंभ युग की तरफ मोड़ रही हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कैसे पता चले कि हम कुंभ युग में आ गए हैं, तो यदि हम लोग कुंभ राशि का चिन्ह देखें तो उसका पहला चिन्ह में दो वेव्स है, ठीक है? दो वेव्स, दैट्स ऑल, उसमें और कोई चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें ये पता चलता है कि कुंभ का युग जो है वो वेव्स का युग है, हर चीज में वेव्स। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे जीवन में वेव्स हमें किस तरह प्रभावित करती हैं, तो हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपके घर में माइक्रोवेव्स आ गए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कुंभ का एक एक जो इंसिग्निया है, रिप्रेजेंटेटिव, आपके घर में ऑलरेडी है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज जैसे मोबाइल फोन, वो भी वेव से चलता है, वाईफाई वेव से चलता है। आप जो स्क्रीन पे हम लोग बात कर रहे हैं ये भी वेव से चलती है, इंटरनेट से चलती है, ठीक है? तो आजकल पेमेंट्स
मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है पेमेंट्स का, वो भी वेव्स पे आ गया, डिजिटल पेमेंट्स हो गई हैं, सब चीज़ें वेव्स पे आ गई हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वेव्स का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, हर किसी के जीवन पर वेव्स आ गई हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे 2020 में जब सब लोग कोरोना के ऊपर बात कर रहे थे, महामारी के ऊपर बात कर रहे थे, तो उस समय 5G के ऊपर भी बहुत सारी बात हो रही थी, 4G 5G, अभी 6G 7G की ओर भी लोग बढ़ रहे हैं। लोग डेटा डाउनलोड मोबाइल में फास्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेन में जो ज्ञान का डेटा आना चाहिए वो ज़्यादा फास्ट डाउनलोड होना चाहिए यूनिवर्स से। ठीक है, जो सेलेस्टियल डेटा है, तो वो कैसे डाउनलोड होगा? जब हम कुंभ की युग की जो चीजें हैं उनको सही प्रयोग करेंगे, और कुंभ युग का जो लॉजिकल डिसिप्लिन बनता है वो डिसिप्लिन करेंगे। क्योंकि वेव्स हैं, तो हर चीज जो है वो वेव्स के आधार पर ही हमें प्रभावित करती है। तो अगर सूर्य की किरणें, वो भी वेव्स हैं, चंद्रमा की किरणें वेव्स हैं, तारामंडल में नवग्रहों की, सारे तारामंडल की, तारा समूह की किरणें भी वेव्स की फॉर्म में धरती पर आ रही हैं। तो जब हर चीज ही वेव्स की फॉर्म में धरती पर आ रही है, तो इसका मतलब उन वेव्स को आप रिसीव भी कर सकते हैं, और उन वेव्स के साथ आप एक इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल पे अगर किसी एक को व्हाट्सएप भेजते हैं मैसेज, तो व्हाट्सएप दूसरे के मोबाइल पे अपने आप इमीडिएटली चला जाता है। इतना ही नहीं, आप एक ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप में हजारों लोगों को एक ही बार में चला जाता है। एक ही ईमेल कितने लोगों को भेजी जा सकती है? तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हो गई हैं। तो इसी तरह से जो कुंभ वेव का जो चिन्ह है, जो दो वेव्स को दिखाता है, तो उस वेव्स में दो चीजें जो दिखाई गई हैं वो है, पहली है इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब है हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, हर चीज डिजिटल हो गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक हुआ, दूसरा है उसका ईथरिक, कि हर चीज जो है वो ईथरिक हो गई है। ईथरिक, जो ईथरिक है, ईथरिक जो एलिमेंट है वो है स्काई। ठीक है, ईथर जो गुण है वो स्काई का गुण है, ईथर मीन्स स्काई। सो आकाशीय चीजें जो हैं वो बढ़ गई हैं धरती पर अभी इस समय। तो जब हर समय आकाशीय चीजों के प्रभाव में दुनिया रह रही है, तो उनको इसके बारे में ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए कि कौन सी चीजें किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो कुंभ का युग तो तभी से शुरू हो जाता है जब वेव्स का काम शुरू होता है, क्योंकि कुंभ का चिन्ह है वेव। लेकिन कुंभ का एक और चिन्ह है। अब दूसरा जो चिन्ह है कुंभ का, वो है जिसमें कि एक एक मनुष्य है जो पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर उसको, कुंभ को नीचे की तरफ उससे पानी को उड़ेल रहा है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ज्ञान गंगा का वर्षाव। ठीक है, आकाश से ज्ञान गंगा का वेव फॉर्म में धरती पर आगमन, उतरना। ठीक है, धरती पर उसका प्रवाह होना, धरती पर उसका संचार किया जाना, धरती पर उसका प्रचार प्रसार किया जाना। तो ये कुंभ युग का चिन्ह है। अगर आप देखेंगे तो कुंभ में आज हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी देख रहे हैं, हम ईथरिक चीजें भी देख रहे हैं। कुंभ युग का सबसे बड़ी सिंबोलॉजी सबके हाथ में, जिसको हम मोबाइल कहते हैं। और जिस तरह से वो मोबाइल गैजेट काम करते हैं, उसी तरह से हमारी देह इलेक्ट्रिकल और इथरिक वे में काम करती है। क्योंकि देह के अंदर भी चार्ज काम करता है, आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिक चार्ज काम करता है। जो आप धरती पे उगा हुआ भोजन लेते हैं, उसी से आपके अंदर विद्युतीय चार्ज पैदा होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। ठीक है, और वही चार्ज आपको, आपके अंदर वाणी को, वही वेव्स को पैदा करता है। प्रकाश पैदा होता है, जिसे हम मन मन में देख सकते हैं प्रकाश को, और फिर उसी प्रकाश को आप वाणी रूप में बोलते हैं, जिसे आप जिसे आप ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान का बोला जाना ईथरिक नेट पर और ईथर वेव्स के थ्रू, अपनी वाणी के थ्रू, उसे हम कुंभ का मेन सिंबोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब जिन जिन के हाथ में मोबाइल है, जो जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो इथरनेट को किसी भी तरह से प्रयोग कर रहे हैं अपनी डे टू डे में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वे सब के सब कुंभ युग से प्रभावित हैं। अब कुंभ युग का जो अगला सिंबोलॉजी है वो है ज्ञान। क्योंकि कुंभ का मतलब है ज्ञान, कुंभ का मतलब है आकाशीय विद्युतीय ज्ञान, ज्ञानवान चेतना बनना, अपने आप को ज्ञान से प्रकाशित करना। दूसरा कुंभ का जो सिंबोलॉजी है वो है अपने आप को लॉजिक्स को साथ जोड़ना, लॉजिक्स के साथ स्वयं को जोड़ना। मतलब हर चीज का जो साइंटिफिक लॉजिक है, जो साइंस सिंबोलॉजी के बेस पे ऊपर लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना, ताकि आप ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर सकें। तो जो
पहला पार्ट था कि सबके हाथ में इथरिक इलेक्ट्रिक गैजेट्स का आना। वो सबने खुद नहीं चुना, वो तो ऊपर की अथॉरिटीज ने चुना और सबके हाथ में कुंभ की चीजें पहुंचा दी। जैसे जैसे मार्केट में आती रही सबने वैसे वैसे उसको गैदर कर लिया। लेकिन अब दूसरा जो काम है वो सबको स्वयं करना पड़ेगा। सबको स्वयं। मीन युग जो था वो मान्यताओं का युग था। सिर्फ हम लोग हर चीज को मान मान रहे थे, अच्छा ऐसा होता होगा, शायद कोई इस तरह से किसी को चैनल करता होगा, कोई ऐसे हील होता होगा, कोई ऐसे हो जाता होगा, ऐसे मिरेकल्स होते होंगे। ये सब मीन युग की बातें हैं, ये सब बिलीफ सिस्टम है। तो अब एज ऑफ बिलीफ से हम लोग एज ऑफ नॉलेज में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। तो एज ऑफ नॉलेज का पहला हिस्सा आपके हाथ में आ गया है। अब उस हिस्से से आप दूसरा हिस्सा कैसे प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि इस सृष्टि में एक चीज जो सबके लिए काम करती है वो है सबकी स्वेच्छा, सबकी फ्री विल, सबकी पावर ऑफ चॉइस। आप कितना चीजों को सही वे में ज्ञानवान रूप में चुन सकते हैं, उतना ही आपका उद्धार हो सकता है, उतना ही आपका उत्थान होता है, उतना ही आप इवॉल्व करते हैं। सो पहला हिस्सा आपको ऑलरेडी मिल गया। आपने मतलब रूलर्स के थ्रू प्राप्त कर लिया, अथॉरिटीज ने सबको प्रमोट किया, दिया सबके हाथ में। इथरिक इलेक्ट्रिक गैजेट भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी आ गए, डिजिटल पेमेंट भी आ गई। अब आप उसको किस तरह से अपने एवोल्यूशन के लिए यूज करते हैं और किस प्रकार आप हर समय ज्ञान को चुन पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो जितने लोग हैं अभी, मेजोरिटी जो है अगर आप देखेंगे तो अभी बिलीफ सिस्टम में है, अभी एज ऑफ पाइसिस में है। लेकिन एज ऑफ पाइसिस ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसलिए प्रकृति भी पूरा जोर लगा रही है कि सबको अपडेट किया जा सके। तो अभी सबको अपना, जिस तरह से फोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो अपना इनर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को एक्वेरियन के अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। तो सब लोग मतलब सक्सेसफुली एक्वेरियन एज में लैंड हो सकेंगे। जी जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो एक्वेरियन एज है, ये कब तक चलेगी? जैसे 2026 में चल रही है, क्या 2025 में भी यही थी एक्वेरियन एज? और आगे कितने 2025 मतलब में भी वर्षों यही तक थी। रहेगी? पिछले 100 वर्षों से यही आप समझ लें कि पिछले ऑलमोस्ट 100 ईयर से ये काम चल रहा है। पिछले 100 वर्षों हम्म। से हम ऑलरेडी एक्वेरियन एज में आ चुके हैं, कलयुग का अंत ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग मीन युग को अभी तक चला रहे हैं या मीन की मान्यताओं को अभी भी मानने में लगे हुए हैं, तो वो अभी भी सिर्फ कलयुग को होल्ड ऑन करके बैठे हैं ताकि कलयुग चलता रहे। क्योंकि उस कलयुग से उनकी अभी मान्यताएं चल रही हैं, वो उसी तरह अपनी निद्रा में बिल्कुल ही आराम से सो सकते हैं, उनको कोई जगाने वाला नहीं है सडनली। क्योंकि क्या होता है जब आप अंधकार में होते हैं तो क्या होता है, आप नींद में होते हैं, जैसे जैसे प्रकाश आता है या सडनली आपको प्रकाश आ जाए या आपको उठ के भागना पड़े तो यू डोंट फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो आपको बहुत कठिनाई होती है। तो अचानक से अभी क्या है, अचानक से उठने का समय आ गया है। ठीक है, तो अभी सबको अचानक उठना पड़ेगा जैसे 2020 में हुआ था। तो वो अचानक से सबको उठाने की ही एक पूरी मतलब एक्टिविटी थी पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वो डिवाइन सिस्टम में ही चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन से ही हो रहा है सब। तो सबको उठाने के लिए एक एक्टिविटी की गई थी जिस ताकि सब लोग ज्ञान की तरफ मुड़े। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे स्टिल आर होल्डिंग ऑन टू पाइसिन एज। तो अभी भी वो मान्यताओं को पकड़ के बैठे हैं। तो वो पिछले 100 वर्ष से चल रहा है, क्योंकि 26 साल अभी भी अज्ञानता के ही हैं। तो क्योंकि 2026 से पहले भी तो कुछ होगा ना। तो जीरो जीरो से शुरू हुआ अगर हम मान ले तो 2026 हम जिसको कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि ईसा ईसा के बाद के। ठीक है, ईसा के बाद। लेकिन दो हमारा जो वैदिक सनातन है वो ईसा के बाद तो नहीं है, ईसा से पहले का है। ठीक है, अगर आप देखें जितने भी पुराण या वेद हैं वो ऑलमोस्ट 5-6 हजार साल पुराने हैं। ठीक है, तो उसके बाद बीच में ऐसा क्या हुआ, जब द्वापर में राजा परीक्षित ने अपना राज्य पाठ खत्म किया तो उसके बाद से कलयुग की शुरुआत होती है। ठीक है, तो उस समय के बाद से देखिए आप 2026 साल निकल गए हैं। तो पिछले 100 वर्ष से सिर्फ प्रयास है कि हम कुंभ युग की तरफ मुड़ रहे हैं। और अब हम संधि युग में आ गए हैं, 100 वर्ष की संधि होती है। ठीक है, पूरे 100 वर्ष की एक संधि होती है, 100 वर्ष संधि युग होता है। तो आप समझ लें कि 1950s से ये स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो 1950 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलमोस्ट अगले 20 साल में आप कवर कर जाएंगे पूरा का पूरा। अगले 20 से 25 साल में पूरा एक संधि युग कंप्लीट हो जाएगा और सबको कुंभ युग के सॉफ्टवेयर को अपलोड करना ही पड़ेगा अगर सिविलाइजेशन को आगे चलना है तो धरती पर तो क्योंकि सब कुछ तो कुंभ युग के अकॉर्डिंगली आ गया है। आपके हाथ में गैजेट्स, आपका रोजमर्रा की चीजें, आपकी हर चीज जो है वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक हो गई है। आज आप कहीं पे जाएं बाहर घूमने तो आप पेमेंट नहीं कर सकते अगर आपको इलेक्ट्रिक पेमेंट नहीं हैंडल करना आता है। ठीक है, आपको कोई भी चीज करनी है, हर हर चीज इंटरनेट से चलती है। एक दिन इंटरनेट शट डाउन होता है
तो उससे सारी व्यवस्था रुक जाती है, सारा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सबको अपने आप को टेक्नोलॉजी से तो करना ही है, लेकिन अपने आप को ज्ञानवान बनाना है और वापस प्रकृति की तरफ मुड़ना है। कुंभ योग का जो मेन थीम है वो है अपने आप को प्रकृति से जोड़ना, अपने आप को परमात्म तत्व की तरफ लेकर जाना, अपने आप को सनातन के साथ जोड़ना, अपने आप को वापस प्रकृति की जो सबसे पहले हमारी जो प्राचीन एंशियंट प्रैक्टिसेस थी उनकी तरफ वापस आना, ना कि मीन युग में जो फैलाई गई भ्रांतियां उनको पकड़ के रखना। तो ऐसे तो अगर बात करूं वी, कि आपने कहा कि पिछले 100 वर्षों से ये चल रही है, एक्वेरियन एज चल रही है, और अभी ये चलेगी आगे और कुछ वर्षों तक। तो अगर हम बात करें कलयुग खत्म हो गया है और हम संधि युग में चल रहे हैं, फिर भी कर्मों को अगर हम देखें तो कर्मों में तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिलता, मनुष्य अपने कर्मों में गिरता ही जा रहा है। अगर हम क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि लोगों के मानसिक स्तर को देखें, तो जो हम क्रूरता देखते हैं जानवरों के प्रति देखें, या छोटे बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, या किसी भी तरीके, बड़े बुजुर्ग, पहले हम देखते थे कि हम मतलब माता पिता को एक भगवान के रूप में माना जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं वृद्धाश्रम जो होते हैं, ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं। इतने में वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पे, लोग अपने माँ बाप को रोड पर छोड़कर चले जा रहे हैं, नवजात बच्चे को पैदा होते ही कूड़े में फेंक दिया, और जानवरों के साथ इतनी क्रूरता हो रही है। तो हम अपने कर्मों को तो नहीं सुधार रहे, ये ज्ञान का युग तो है, लेकिन ज्ञान हमें समझ क्यों नहीं आ रहा। राइट, राइट। अभी क्या है देखिए, जितना ज्यादा मीन युग की चीजें चलती रही हैं अभी तक, तो उससे क्या है कि सबकी जो चेतना है वो बहुत ही डेंस हो गई है, जिसे हम कहते हैं पत्थर जैसी, स्टोन स्टोन जैसी हो गई है। तो अब वो स्टोन जैसी को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें पानी चाहिए होगा ना। हमें पानी चाहिए होगा। अगर कोई धरती बहुत ही सख्त हो जाए, बंजर हो जाए, तो उसको क्या चाहिए होता है? वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, तो इसी तरह से सबकी चेतना भी जो है वो बंजर हो गई है। ठीक है, अभी जो मीन युग की चीजों को मानते मानते मानसिक चीजों को इतना ज्यादा अभ्यास कर लिया गया है, जिस वजह से चेतना जो है पूरी तरह बंजर हो गई है। आपकी चेतना सिर्फ मानसिक नहीं होती, आपकी चेतना दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, ये चारों चीजों को मिला के बनती है। जो भी आपका टोटल कॉन्शियसनेस है जिसको आप चेतना बोलते हैं, तो आपकी टोटल कॉन्शियसनेस वो बॉडी की कॉन्शियसनेस, बॉडी की क्योंकि अपनी तो कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन बॉडी को जो हार्डवेयर को जैसे जैसे आप चलाते हैं वैसा वैसा ही चलता है वो, क्योंकि बॉडी सिर्फ एक व्हीकल है। सो बॉडी का जो टोटल आपका वे है, सत्य है, रजय या तम है, उसमें में बॉडी का जो एक अपनी चेतना है वो। सो दूसरा, उसके बाद मानसिक, फिर उसके बाद आपकी बौद्धिक, मतलब लेवल ऑफ आपका नॉलेज कितना है, फिर उसके बाद आपकी आत्मा, मतलब आपकी आत्मा का प्रकाश कितना है। तो ये सब मिलके चेतना बनती है। तो अभी मानसिक युग को इतना किया गया है, प्रैक्टिस इतना अभ्यास कर लिया गया है। जैसे मान लीजिए प्रकृति से कट के दूर सब बिल्डिंग्स में बैठ गए, सब जो ज्ञान को छोड़ के सबके सब मान्यताओं में चले गए, सब सोच रहे हैं कि हमें कर्म नहीं करना है। तो उससे क्या हुआ? सब अपने आप कर्महीन हो गए। ठीक है, जबकि सबको पता है कि हमारा जो शरीर है ये कर्म शरीर है। अगर ये कर्म शरीर ना हो तो ये फिर मूव नहीं करेगा। ठीक है, जो चीज कर्म में नहीं लग सकती वो मूव नहीं करती, वो जड़ हो जाती है, वो एक जगह पड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो डेड है, स्टोन है, उसको कर्म नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि स्टोन एक ही जगह पड़ा रहेगा, उसमें चेतना का कोई विकास नहीं होना है। लेकिन हमारा शरीर मूविंग है, इट इज अ मोबाइल बॉडी, इट कैन मूव। तो जो चीज मूव कर सकती है, इसका मतलब उसको कर्म करने की जरूरत है। और हमारी चेतना जो है वो कर्म के लिए हमेशा आतुर रहती है, कुछ ना कुछ कर्म करना चाहती है। हमारी आत्मा कर्म में रहना चाहती है, हमारी आत्मा कर्म विहीन कभी नहीं होना चाहती। लेकिन जब आप एक जगह बैठकर सिर्फ मेंटल चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कली के जो सिस्टम है, उसने ये सिर्फ एक साइकोलॉजी में लोगों के डाला है ताकि साइकोलॉजी प्रधान हो जाए और लोग सिर्फ कर्म विहीन हो जाएं। क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर किसी के सामने खाना प्लेट में भर के भी रख दिया जाए, अच्छे से अच्छा खाना भी, तो फिर भी उसको हाथ खुद उठा के मुंह में डालना पड़ेगा। अगर आप मुंह में भी डाल दें तो भी उसको दांत खुद चलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कर्म लोग क्यों नहीं कर रहे हैं और कौन सा कर्म कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो मीन युग में जो चेतना है वो बहुत ही स्टोन हो गई है, एकदम बंजर जैसी हो गई है। तो जब वो बंजर हो जाएगी तो क्या चाहिए उसको? उसको वर्षा चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, पानी चाहिए। तो वो पानी हमेशा ऊपर से ही आता है, वर्षा का जल हमेशा आकाश से आता है। तो कुंभ का युग जो है ये यही उसी ज्ञान गंगा को दिखाता है, ज्ञान वर्षा को दिखाता है। रेन, रेन ऑफ द नॉलेज वाटर
को दिखाता है, जो कि गंगा बहेगी। लेकिन वो गंगा किसके ऊपर बह सकती है? वो गंगा तभी बह सकती है जब मनुष्य वास्तविकता को जानने में आतुर हो, उनका इंटरेस्ट हो, उनकी उनकी रुचि अपनी वैसी हो कि वह ज्ञान को चुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अर्जुन है, अर्जुन को अगर बैटल लड़नी थी, तो अर्जुन ने क्या चीज को चुना? उसने क्रूरता को चुना या पहले ज्ञान को चुना? ठीक है, तो उसने पहले ज्ञान को चुना। उसने कृष्ण से ज्ञान अर्जित किया, फिर उसने अपना कर्म किया। तो इसलिए इससे हमें क्या समझ पड़ता है? इससे ये समझ पड़ता है कि सबसे पहले ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ज्ञान है तो आप सही कर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हर कर्म जो है वो आपसे आपको सही रिजल्ट देता है फिर। तो अभी जितनी क्रूरता है ये सब क्या है? पिछले 100 साल के बीच बीच भी जो आप देख रहे हैं, तो जो इतनी क्रूरता हो रही है ये क्या है? ये कलयुग की पीक पे जा रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ पूरा, ताकि संधि ब्रिज को पार कर सके दूसरी तरफ उतरने के लिए। तो ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एंड टाइम मैडनेस है। ठीक है, अंतिम दिनों की जो पागलपन होता है, अंतिम दिनों का प्रमाद है, ये वो है जिस वजह से क्रूरता अपनी पीक ले रही है। क्योंकि ऑब्वियसली जितना भी राक्षस कुल है, जितने मल्लेच्छ हैं, जितनी भी राक्षस राज की ताकतें हैं, शक्तियां हैं, वे सब क्या करना चाहेंगी? वे सब लोगों को प्रमोट करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा वो क्रूरता में पड़े। जितना लोग क्रूरता में जाएंगे उससे क्या होगा? उससे सिर्फ एक ही चीज होने वाली है कि उनको एक नरक का रास्ता मिल जाएगा। तो जहां पे वो राक्षसी ताकतें जाएंगी उनको फ्री के गुलाम मिल जाएंगे यहाँ से जाने वाले। तो पहले तो यही लोगों को आज की डेट में ये चेतना नहीं है कि ये सृष्टि में हो क्या रहा है। वे लोग सोचते हैं कि हम हर जितनी भी ऊपर फोर्सेस बैठी हैं, जितनी भी अथॉरिटीज है, वो उनके फायदे के बारे में सोच रही हैं। या संस्थाएं कैसे बनती हैं उनको ये नहीं पता है। ये फाइनेंशियल सिस्टम कहाँ से आता है ये नहीं पता है। हेल्थ केयर सिस्टम आपका कौन डिजाइन करता है आपको नहीं पता है। एजुकेशन सिस्टम कौन डिजाइन करता है ये नहीं पता है। तो जब ये सारी चीजों के बारे में आप खुद रिसर्च करेंगे, खुद जानेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये यहाँ पर अभी भी सुर और असुर का जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो और सुर और असुर के युद्ध में ऑब्वियसली परमात्मा ही जीतता है हमेशा। दिव्यता हमेशा जीतती है, ये हम जानते हैं। लेकिन दिव्यता आपके बारे में, आपके लिए दिव्यता जीतेगी कि नहीं, वो तो इस पर निर्भर है कि आप दिव्यता के साइड में हैं कि नहीं है। आप दिव्यता को चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं। चुनाव हर किसी के पास है और हर समय है। चाहे आप एक मोबाइल पे यूट्यूब ही खोलते हैं तो भी आपके हाथ में चुनाव है कि आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप किस चीज को सब्सक्राइब करते हैं। जो सब्सक्रिप्शन है वही प्रिस्क्रिप्शन है आपके लिए। ठीक है तो ये आप पर ही निर्भर है। जैसे अर्जुन के पास और दुर्योधन के पास, जो उनके पास चुनाव था, दोनों ने अपना अपना चुनाव किया, उसके बाद युद्ध हुआ। सो अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी युद्ध तभी होता है जब आप सही चुनाव करते हैं। तो सबके लिए, सबके पास चुनाव तो है ही है कि ज्ञान को चुनते हैं कि अभी मानसिकता को चुनते हैं। क्या सब लोग अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए और कुंभ योग के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूल्स को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या सब सिर्फ इतना ही इंटरेस्टेड हैं कि सिर्फ फोन का व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब अपडेट रहे, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो या ना हो? ठीक है, तो ये जो क्रूरता है ये बढ़ रही है, और वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि सबके ऊपर जो जितनी एनर्जी काम कर रही है वो उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि बेसिक डिसिप्लिन नहीं है, और बेसिक फूड हैबिट्स का नहीं पता है, और बेसिक कैसे प्रकृति के साथ जुड़ना है, ज्ञान को समझने का सही तरीका क्या होता है। तो हो तो ऐसा भी सकता था कि कृष्ण अर्जुन को कहते कि तुम डायरेक्टली जाओ और जाके 10-15 किताबें पढ़ लो और उसके बाद तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, फिर तुम लड़ लेना। या वो कहते कि तुम ध्यान करो और तुम हील करो और लाइट भेजो और लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है ये बहुत ही प्रैक्टिकल सृष्टि है। ये रियलिटी बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें प्रैक्टिकल ही फ्रूट्स लगते हैं, प्रैक्टिकली रूट्स लगते हैं, प्रैक्टिकली ट्री उगता है, प्रैक्टिकली ही सन शाइन करता है, प्रैक्टिकली ही मून वर्क करता है। और सारी सृष्टि में सारे लॉज प्रैक्टिकली काम करते हैं। और जो प्रैक्टिकल होता है उसी को हम बोलते हैं ज्ञान, जिसको आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर सके। जो प्रैक्टिस किया जा सकता है वो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता वो प्रैक्टिकल नहीं है। और जो प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता वो प्राकृतिक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में हर चीज प्रैक्टिकल है। जैसे आपको एक बीज भी बोना है तो आप बीज बो के उसको वृक्ष बना के फल लगा सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो कर्म जो है वो करने पर रिजल्ट है। और मानसिक युग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एवरीबडी इज बिजी इन थिंकिंग। दे थिंक देयर मेंटल वर्ल्ड विल ब्रिंग सम रिजल्ट्स, पर मेंटल वर्ल्ड से एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएगा ऑन ग्राउंड। लेकिन ऑन ग्राउंड काम करने से एक्चुअल रिजल्ट आता है। सो कर्म का लॉ सीखना पड़ेगा कि कर्म करने पर ही फल मिलता है। अगर कर्म नहीं है तो फल भी नहीं है, सोच का कोई फल नहीं है।
ठीक है, सोच को कर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। और उसके लिए ज्ञान चाहिए कि क्या सोचें, किस दिशा में सोचें, और क्या कर्म करें। तो जब ये सब लोग अपनी ज्ञान की तरफ रुचि बढ़ाएंगे, ज्ञान को सदा चुनेंगे, प्रकृति को चुनेंगे। क्योंकि देखिए, जो दिव्य पुरुष है वो ज्ञान है। दिव्य पुरुष ज्ञान है, ज्ञान मतलब शिव है। ठीक है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्ञान सुंदर है हमेशा। सुंदर वही व्यक्ति है जिसके मुख से सदा ज्ञान उच्चारित होता हो। ठीक है, प्रकृति शक्ति है, प्रकृति फेमिनाइन है, प्रकृति दिव्य स्त्री है। तो हमारे में दोनों से, हम दोनों से पैदा होते हैं, हम पुरुष और प्रकृति दोनों से पैदा होते हैं। यही चीज हमारे माता पिता के रूप में सिंबोलॉजी में दिखाया गया है कि हम एक स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से पैदा होते हैं। तो इसका मतलब हमें ज्ञानवान भी होना चाहिए, हमें प्रकृति की तरफ भी जाना चाहिए, अगर हम डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इसी से कर्म उद्गम होता है। अगर कर्म इसी से संयोग में हो तो उस कर्म का फल हमेशा इवॉल्विंग होगा, उत्थान करने वाला होगा, उद्धार करने वाला होगा, और हमेशा लिबरेटिंग ही होगा। या अभी जैसे हम पूरा हमने बात की कर्मों के बारे में, कि ये जो ज्ञान का युग है इसमें हम जितने अपने कर्म सुधारेंगे उतने ही हम सही पथ पर चलेंगे और प्रकृति के साथ जुड़े भी रहेंगे। लेकिन अब मान लीजिए जिनको ये ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा, या एक्वेरियन एज में भी वो इस एक्वेरियन एज को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, और ज्ञान उनको नहीं समझ में आ रहा है, और कर्म भी वो नेगेटिव करते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब उनकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु के पार की जो दुनिया में जब वो पहुंचेंगे, तो तब उनकी जो स्पिरिट है उसके साथ क्या होगा? राइट, देखिए अभी क्या है कि हम लोग सब फिजिकल बॉडी में हैं। अभी हम जिसे जिसे हम जानते हैं, जिसके साथ आप इस लोक में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उस यूनिफॉर्म को, उस सूट को आप बोलते हैं शरीर, स्थूल देह। स्थूल देह मतलब मृत। जैसे आप, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, गाड़ी के अंदर ड्राइवर चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो स्थूल देह है, इसके अंदर आप एक स्पिरिट नाम का ड्राइवर चाहिए। ठीक है, जब स्पिरिट नाम का ड्राइवर अर्थात लाइट आती है, जो लाइट है, जैसे आपके आपके बल्ब में एक लाइट है, ट्यूबलाइट में एक लाइट है, सूर्य की एक लाइट है, यहाँ एक कैंडल की एक लाइट है, ज्योति की एक लाइट है, ठीक है, दिए में एक लाइट है। तो वो सेम लाइट, सिमिलर लाइट कोड, वो लाइट आपके भीतर आती है। ठीक है, तो वो देह के अंदर आने से, तो ये पूरी देह एक्टिव होती है, इसके सारे दिव्य शक्तियां, इसके सारे जो ऑर्गन्स हैं, इसके फंक्शंस हैं, ये सब काम करना शुरू करते हैं। राइट। सो जो हमारे स्थूल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी के अंदर आपकी बौद्धिक बॉडी है। ठीक है, उसके अंदर फिर आपकी आनंदमय बॉडी है जिसको आप स्पिरिट बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बॉडीज हैं। तो अभी जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसका सिर्फ ऊपर की बॉडी गिरती है। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी जिसको हम सॉलिड फाइव एलिमेंटल बॉडी बोलते हैं, तो सॉलिड बॉडी गिरती है, लेकिन अंदर की सारी बॉडी एज इट इज रहती है इंटैक्ट। और उसी को हम कोश भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। ठीक है, तो उनको कोश के रूप में भी समझते हैं। अन्नमय मतलब फाइव एलिमेंटल बॉडी। ठीक है, मनोमय मतलब माइंड बॉडी, प्राणमय मतलब एयर बॉडी। फिर उसके बाद आपकी अ, ज्ञान शरीर, ज्ञान कोश, ज्ञानमय कोश, और उसके बाद फिर आपका आनंदमय कोश। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक कोश को तो टिक मार्क करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवित रहते हुए पृथ्वी रूपी स्कूल में आप हर एक कोश के ऊपर काम करके अपने आनंदमय शरीर तक नहीं पहुंचते, आप उस तक एक्सेस नहीं प्राप्त करते, तो आपकी जब मृत्यु होती है, तो देह के गिरने पर जो आपकी अवस्था रहती है, आपकी अवस्था चाहे वो रज की हो, सत की हो, या तम हो, जो कुमुलेटिव अवस्था रहती है, वैसा वैसा आपकी गति हो जाती है। जिस तरह से मान लीजिए, अगर कोई कोई बहुत ही क्रूर और दुष्कर्म कर रहा हो और अधार्मिक कर्म कर रहा हो, मतलब डिवाइन लॉज के और नेचर के लॉज के अगेंस्ट काम कर रहा हो, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उनका शरीर, फिजिकल बॉडी निकलती है नीचे, धरती पर ही गिर जाती है, और बाकी के जो शरीर निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो वो बाहर निकल के वो ऑटोमेटिकली लोअर रेल्म्स में चला जाता है, निचले लोकों में चला जाता है, जिनको हम पाताल लोक बोलते हैं। ठीक है, धरती के नीचे के लोग, क्योंकि धरती के नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, वो सारे तामसिक लोग हैं। तो जो तम में मृत होते हैं वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं अपने आप। तो जिसका शरीर सिर्फ रजस्व में होता है, जिसका क्यूमुलेटिव जो आउटपुट है वो रजस्व में होता है। ठीक है, सबका संयोग करके जो टोटल उसके कर्मों का जो योग बनता है वो रजस्व में बनता है, तो वो वापस धरती पर आ जाता है।
ठीक है। अब बचे कुछ कुछ एक विरले, स महात्मा सुदुर्लभा। सो ऐसे कुछ एक दुर्लभ लोग जो सत्य में अपना शरीर त्याग करते हैं, जिनको वास्तविकता में पता रहता है कि सत्य कर्म क्या होता है। तो वो हर चीज में, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, सोने में, चलने में, फिरने में, बोलने में, ठीक है, अपने व्यवसाय में, उद्योग में, हर एफर्ट में अपने सत्य को चुनते हैं। तो जो सत्य को चुनते हैं और सत्य को पहले समझते हैं और फिर सत्य को चुनते हैं, तो वह अपना शरीर छोड़ते ही फिजिकल बॉडी उनकी गिरती है और वे ऑटोमेटिकली वो सत्य लोकों की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो यहां से ऊपर की ओर जाते हैं। और आज के युग में इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है धरती पर। आज के ऊपर सत्य को कैसे चुनना है, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं है। लोग समझते हैं जो भी वह खाना खा रहे हैं वह सब सात्विक है। तो ये मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में आप भी के साथ कहा था कि जो भी खाना आप खा रहे हैं सारा खाना शाकाहार सिर्फ सात्विक नहीं होता है। शाकाहार में भी आपको चुनना होता है कि सत्य क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको ऋतुओं को, आप जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पर रहते हैं उसको, और अपने देह की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको, इन फैक्टर्स को काउंट करके फिर आप आहार चुनते हैं। फिर आप देखते हैं कि कौन सा प्रसाद भोजन आपको लेने के लिए सही है। तो जो सत्य में अपनी देह को त्यागते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं, यहां से ऊपर जाना। और मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति, ये सबको पता है। ठीक है, हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ इज लिबरेशन। सो द ओनली पर्पस इज लिबरेशन। अपने आप को इस मृत्यु लोक से मुक्त करा पाना और उच्च लोकों में जाना, ये एकमात्र लक्ष्य है। सो अब मतलब इसके साथ में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा, मतलब हर कोई पूछता है कि पर्पस क्या है हमारे जीवन का। सो पर्पस सबका एक ही है, क्योंकि जेल में जो भी आते हैं उनका जेल से छूटना ही एकमात्र पर्पस होता है। ठीक है, मुक्ति क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि सब फंसे हैं। ठीक है, सो मनुष्य जीवन से छुटकारा पाना, ताकि आप वापस से फिर से इस फिजिकल बॉडी में ना आए और बर्थ ऑफ डेथ के साइकिल से छूट पाए, तो यही एकमात्र लक्ष्य है। तो जो सत्य में देह त्यागता है वो इस लोक से छूट जाता है। तो लेकिन सत्य का अभ्यास करना अनिवार्य है, इसीलिए हमें, आप समझ लें कि 100-120 ईयर्स की लाइफ दी गई है। उसमें भी आप और अच्छा आयु प्राप्त कर सकें तो आयु का वेद दिया गया है, आयुर्वेद, ताकि आप और बेटर जी सकें। आप हर्ब्स को अपने जीवन में अपना सकें, आप प्रकृति की हेल्प ले सकें, अपने जीवन में ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स खा सकें जिससे आपकी वाइटैलिटी बढ़े और आप अपने अभ्यास में और अच्छे कार्यरत हो सकें। ठीक है, तो और योग कर सकें, योग मतलब जुड़ सकें प्रकृति के साथ, दिव्यता के साथ, ज्ञान के साथ, सत्य के साथ। तो सत्य के साथ जुड़ना सत्संग होता है। तो वास्तविक जीवन में सत्य संग कर सकें, ये जरूरी है। तो इसलिए सत्य की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए, फिर किसके साथ सत्य संग करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आज लोग किसी भी चीज को सत्संग बोलते हैं, लेकिन सत्य का संग होना जरूरी है। अगर सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य वर्ड का भी रूट वर्ड सत्य है। ठीक है, और सत्य वही होता है जो सनातन होता है, इसीलिए सनातन के आगे हमेशा सत्य सनातन लगता है। ठीक है, सनातन मतलब इटर्नल, एंशियंट। तो इस तरह से बॉडीज ड्रॉप होती हैं और आप उच्च लोकों में जाते हैं। लेकिन उच्च लोकों में जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। उस योग्यता के अभ्यास को योग कहते हैं। ठीक है, ना कि योगा को योग कहते हैं या कुछ भी करना योग कहते हैं। ठीक है, योग योग मतलब अपने आप को योग्य बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, योग्य किस चीज के लिए, ताकि आप उच्च लोक में जाके रह सकें। तो जैसे कि वैदिक कथाओं में बताया गया है कि वो उच्च लोक में पहुंचे फिर वापस उनको नीचे आना पड़ा। यहाँ भगवत गीता में बताया गया है कि लोग चंद्रलोक में जाके वापस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य सूर्य के पार जो जाते हैं वो वहीं रहते हैं और वापस नहीं आते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सदा स्थिर रहता है। जिस पर आधारित मैंने पिछले वर्ष में एक पूरी शॉर्ट फिल्म की थी, सूर्यमंडल, ताकि लोगों को सूर्यमंडल और सूर्य से कैसे निकलना है उसके बारे में कुछ चेतना पैदा हो सके। ठीक है, तो एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है। और ऑब्वियसली कोई नीचे लोगों में तो, तमस में तो नहीं जाना चाहेगा। और धरती पर ही वापस आना है तो मुक्ति हुई नहीं। ठीक है, तो मुक्ति का मतलब एकमात्र लक्ष्य यही है, ऊपर जाना है। और ज्ञान हमेशा सत्य में पैदा होता है। ठीक है, सत्वात समझायते ज्ञानम, सत्य से सदा ज्ञान पैदा होता है। तो जितना आप सत्य में रहते हैं उतना ज्ञान की सूझबूझ पैदा होती है। जितना आप सत्य में रहते हैं आप उतना ही सत्य लोक, सत्य लोकों में जा पाते हैं, ट्रुथफुल लोकों में, जहां पे सिर्फ स्पिरिट बॉडी एंटर करती है। क्योंकि स्पिरिट इज लाइट, सत्य इज लाइट, ऊपर के रेलम सारे लाइट हैं। ठीक है, और सूक्ष्म लोक हैं। तो इस तरह से आप उसकी सूक्ष्मता को समझते हैं जब आप सत्य में रहते हैं, और ज्ञान, सही सही गुरु से, सही टीचर से ज्ञान अर्जित करते हैं जब आप। बहुत आपने बहुत अच्छी से समझाया, पूरा एक्सप्लेन किया इस एक्वेरियन एज को, क्योंकि मैं ये टर्म बहुत दिनों से सुन रही थी। तो
पढ़ तो रही थी लेकिन इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो ये कुंभ युग है ये पूरा किस तरीके से ज्ञान का युग है, और जो कुंभ का जो एक पूरा जो पिक्चर है उसको भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से ज्ञान की गंगा वो मटके में से निकलकर हम हमारे ऊपर पड़ रही है, और हम सबको ज्ञान से अपने जो दिमाग को बिल्कुल साफ करना है और एक नए युग की तरफ प्रस्थान करना है। और हो सकता है आपके इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हों। अगर फिर भी किसी के अंदर कोई डाउट है और वो कमेंट बॉक्स में डालेगा तो मैं जल्द आपसे जुड़ूंगी भी। आज के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा राइट, आपसे फिर से जुड़कर। राइट, राइट सोनम, राइट, इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट, राइट, विल मीट थैंक अगेन। यू। प्रणाम भी।